एक चौराहे पर एक महिला की चाय की दुकान होती है। दोपहरी का समय था और दोपहरी के समय उसे दूर से लोगों का काफिला उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लोगों को देखने से लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी के स्वागत के लिए इस तरह से इकट्ठा हुए हो और वहां से उसको गांव के अंदर ले जा रहे हैं। इस बात को देखकर वह महिला अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है और फिर उसके बाद अपनी चाय बनाने के काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में जितना भी वो काफिला दूर से दिखाई दे रहा था वो सारा के सारा काफिला उसके पास आ जाता है और उस काफिले के अंदर से जिस व्यक्ति को उस काफिले के जरिए लाया जा रहा था वह उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि माँ, आज मैं कामयाब हो गया। अब इस बात को सुनते ही वह बुजुर्ग महिला जो वहां पर चाय बनाकर बेचा करती है वह उस लड़के की तरफ देखती है और देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उस लड़के को अपने गले से लगा लेती है। कौन थी ये बुजुर्ग महिला? अगर ये सच में ही इसकी माँ थी तो इसे कैसे नहीं पता था कि इसका बेटा कामयाब हो गया है और गांव के कुछ लोग उसे इस तरह से लेकर आ रहे हैं। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनका बच्चा है जिसका नाम है रोहित। रोहित जो कि अभी स्कूल में पढ़ा करता है और उसके पिता एक प्राइवेट बैंक में चौकीदारी किया करते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। पिता इतना पैसा कमा लिया करते थे जो परिवार का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से रोहित को खबर मिलती है कि किसी कारण से उसके पिता की मौत हो गई है और इस बात को सुनकर रोहित पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि परिवार के अंदर केवल 3 ही लोग थे और 3 में से एक अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब घर के अंदर केवल रोहित रह जाता है और उसकी माँ शांति रह जाती है। स्टार्टिंग में तो रोहित और रोहित की माँ को और लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने सहारा दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, क्योंकि कब तक कोई इनको सहारा देगा। इस बात को देखकर जो मां शांति देवी होती है उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो सोचने लगती है कि ऐसे समय व्यतीत नहीं होगा। अगर मुझे अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना है तो कुछ ना कुछ मुझे अपनी तरफ से ही करना होगा। इसी बात को सोचकर मां जो शांति देवी होती है वह एक बहुत ही कठोर फैसला लेती है। दरअसल उस गांव के बाहर से एक रोड जा रहा था, जो रोड ज्यादातर चलता रहा करता था। उस रोड के एक चौराहे पर जहां से उस गांव का रास्ता उससे मिला करता था, वहां पर जाकर वो एक चाय की दुकान लगाने का फैसला करती है। अब जब वह ये बात पड़ोसियों से कहती है तो पड़ोसी उसे तरह तरह की बातें बता देते हैं। कहते हैं कि तुम महिला हो और तुम इस तरह से दुकान कैसे लगा सकती हो। लेकिन शांति देवी को अपने बेटे का भविष्य सिक्योर करना था, तो इसी वजह से वह इस बात को नहीं देखती है और वहां पर दुकान लगाने का फैसला कर लेती है। उसके पास अपने कुछ जेवर थे जो कि उसे शादी के टाइम पर उसके पिता ने दिए थे, लेकिन आज वो इन जेवरों को बेचकर वहां पर एक चाय की दुकान का इंतजाम कर लेती है। चाय की दुकान लगाने लगी थी और धीरे धीरे करके शांति देवी की चाय की दुकान भी चलने लगती है। अब शांति देवी की जिंदगी कुछ आसान हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास एक रोजगार है जिससे वो पैसे कमा सकती है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। इसके बाद शांति देवी दिल लगाकर वहां पर काम किया करती है और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने लगती है। लेकिन जब बेटा स्कूल के अंदर जाता है तो गांव के बच्चों के जरिए स्कूल के अंदर भी ये बात पता चल जाती है कि जो रोहित की माँ है वो रोड किनारे एक चाय की दुकान चलाया करती है। तो इसी वजह से बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और बेटे को ये बात बड़ी बुरी लगती है। तो एक दिन रोहित स्कूल से वापस आता है और जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो उससे लड़ाई करने लगता है। अब माँ अपने बेटे की नाराजगी का कारण जानने चाहती है, तो उसे पता चलता है कि बच्चे इसको चिढ़ाया करते हैं उसकी माँ का नाम लेकर और इसी वजह से ऐसा कर रहा है। तो वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनता है, क्योंकि अभी उसकी ज्यादा उम्र नहीं है। फिलहाल वो 9वीं क्लास में पढ़ा करता है और अभी उसे इतनी सोच समझ नहीं है। इसी वजह से बेटा रूठकर घर से निकल जाता है और माँ घर के अंदर उसे आवाज लगाती हुई ऐसे ही रह जाती है। रात के लगभग 8:30 बजे के भी बाद वह अपने घर आता है और जब वह घर आता है तब तक भी उसकी माँ ने खाना नहीं खाया था और वह अपने एक कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अब बेटा जैसे चुपचाप घर के अंदर आता है, वह सोच रहा था कि माँ तो अब तक सो गई होगी और मैं चुपके से घर के अंदर जाकर आराम करने लगूंगा। लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाकर वह माँ की सुबकियों की आवाज सुनता है तो उसके बाद चुपके से माँ को देखने लगता है। माँ जो कि अपने पति के फोटो को गले लगाकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाते, कम से कम ये दिन तो देखना ना पड़ता। अब इस बात को देखकर बेटे का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वह फौरन से जाकर अपनी मां के गले लिपटकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है।
अब बेटे को अपने सामने देखकर माँ एकदम से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है और उससे कहने लगती है कि बेटा तू कब आया था। तो वो कहता है कि माँ अभी अभी आया था, लेकिन आप इस तरह से क्यों रो रही हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, दरअसल गलती मेरी ही थी जो मैं इस तरह से चाय की दुकान लगाने लगी, लेकिन अगर तुझे कोई और विकल्प दिखाई देता है तो मैं बेशक से इस चाय की दुकान को लगाना छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत हो, और खाने से तो कोई भी नाराज नहीं होता। इन बातों को सुनकर बेटा और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और वह रो रो कर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। अपनी माँ के आंखों के आंसुओं को देखकर उसे सारी दुनियादारी समझ में आ गई थी, और जब से उसके पिता की मौत हुई है जब से भी वह सब कुछ देख ही रहा है, किस तरह से उनके पड़ोसियों ने कुछ देर तक तो उनका साथ दिया था, लेकिन बाद में वो लोग भी पीछे हट गए थे। अब अगर माँ चाय की दुकान ना चलाए तो उन लोगों का जीवन पार कैसे होगा। इसी बात को सोचकर बच्चा अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है जिस उम्र में छोटी छोटी बातें बुरी लग जाया करती हैं। लेकिन बेटा जीवन में एक बात याद रखना, अगर तुम इस तरह छोटी छोटी बातों के बहकावे में आ गए और अपने जीवन को नष्ट कर लिया तो अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके बाद बेटा समझ गया था, और समझने के बाद वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ अब मुझे खाना ला दो, आज के बाद ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद माँ, जिसने खुद ने भी अब तक खाना नहीं खाया था, वह अपने बेटे के लिए भी खाना लाती है और खुद भी खाना खाती है। बेटा जब देखता है कि माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो उसे अपने आप पर और भी ज्यादा पछतावा होता है, और वो सोचने लगता है कि आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज के बाद तुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है। बेटा अब स्कूल के अंदर जाया करता, लेकिन जब बच्चे उसे चिढ़ाया करते तो वह उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया करता और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगता है। उस दिन के बाद जो बेटा है वो पढ़ाई लिखाई में और भी ज्यादा अच्छा हो गया है और दिन रात एक करके मेहनत करना चाहता है ताकि वह पढ़ाई लिखाई करके अपनी माँ को इस रोजगार से छुट्टी दिला सके, जिस रोजगार के बारे में उसके क्लास फेलो उसका मजाक उड़ाया करते हैं। इसी बात को सोचकर बेटा मेहनत करता रहता है और स्कूल से आने के बाद वह अपनी माँ की चाय की दुकान पर चला जाया करता और वहां पर माँ की हेल्प करवाया करता। इसके बाद धीरे धीरे रोहित की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रोहित के दिमाग में इंजीनियर बनने का भूत सवार हो जाता है और वह अपनी माँ से इस बारे में बात करने लगता है। कहता है कि माँ मुझे इंजीनियर बनना है, अगर मैं इंजीनियर बनता हूं तो अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा और चारों तरफ आपका नाम रोशन हो जाएगा। इस बात को सुनकर माँ बड़ी खुश होती है, लेकिन फिर वो मायूस भी हो जाती है क्योंकि रोहित की माँ को पता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारा खर्चा आया करता है। उनके पड़ोस का एक लड़का इंजीनियर बनने के लिए गया था और उसके माता पिता पैसों के लिए इधर उधर भटकते फिरे थे। तो वह कहने लगती है कि बेटा इंजीनियर बनने में तो बहुत सारा खर्चा आता है, मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगी। तो वो कह देता है कि माँ आप चिंता मत करो, कुछ पैसों का इंतजाम आप कर लेना और कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, लेकिन मुझे इंजीनियर ही बनना है ताकि मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। इस बात को कहकर बेटे ने माँ का साहस बढ़ाया था, तो माँ भी अपने बेटे से कह देती है कि ठीक है बेटे तू चिंता मत कर, तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और सारे पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर ताकि तू अच्छी तरह से कामयाब हो सके और इस समाज के अंदर अच्छी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। ऐसा कहकर माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो बेटा माँ को बता देता है एडमिशन के लिए उसे जितने भी पैसे चाहिए थे। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा कल तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद वह दूसरे दिन अपनी दुकान पर जाती है और जैसे उसका बेटा उसका हाथ बटाने आता है तो वह उससे कहती है कि बेटा अब तू थोड़ी देर दुकान को संभालना, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। बेटा पूछता भी है कि माँ तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद माँ उसी गाँव के एक साहूकार के पास जाती है और वहां जाकर अपने घर को गिरवी रखने की बात करने लगती है। अब जो साहूकार होता है वह उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आया करता था और उसे उसके परिवार की पूरी कंडीशंस के बारे में पता था। वह एक भला व्यक्ति था। तो वो कहने लगता है कि ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कह देती है कि इतने पैसे मेरे बेटे के एडमिशन के लिए चाहिए और मैं ये आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। तो जो साहूकार होता है वह शांति देवी की मदद करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने घर को गिरवी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और अगर तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाए तो बेशक से तुम इन पैसों को लौटा देना, अगर नहीं लगे तो इन पैसों को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर साहूकार ने उसकी मदद कर दी थी। शांति देवी उन पैसों को लेने से मना करती है, लेकिन वह साहूकार उससे कहने लगता है कि देखो शांति देवी, मुझे पता है कि तुम मुसीबतों से गुजर रही हो और एक इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आया तो फिर क्या फायदा इंसान के रूप में जन्म लेने का।
इस बात को सुनकर शांति देवी भी उन पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाती है और उन पैसों को लेकर अपने बेटे के हाथ में थमा देती है। कहती है कि ये लो बेटा, तुम्हारे एडमिशन के लिए पैसे का इंतजाम हो गया है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और तुम्हें कैसी भी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी परेशान होने की। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, केवल तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसके बाद बेटा उन पैसों के बारे में पूछने लगता है तो शांति देवी उसे बता देती है कि इस तरह से उस साहूकार के पास मैं अपने घर को गिरवी रखने के लिए गई थी, लेकिन उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, बेटे की पढ़ाई की बात है तो तुम इन पैसों को ले जाओ और अगर तुम्हारा बेटा अच्छे से नौकरी लग जाता है, कमाने लगता है तो ही तुम इन पैसों को लौटा देना। इस बात को सुनकर जो शांति देवी का बेटा होता है रोहित, उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। उस साहूकार के प्रति उसकी इज्जत बढ़ जाती है और वह सोचने लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इसी बात को सोचकर जो रोहित है वो दिन रात अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कामयाब होना है और उस साहूकार के पैसे लौटाने हैं। इसके बाद रोहित उस कॉलेज में एडमिशन करवाता है और कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को करने लगता है। रोहित की माँ ने भले ही उससे मना कर दिया हो, लेकिन रोहित फिर भी कॉलेज के बाद भी पार्ट टाइम काम किया करता है ताकि वह अपने खर्चे की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति पा सके और उसकी माँ को थोड़े ही पैसे उसके लिए भेजने पड़े। वह अपनी माँ से बहुत कम सहारा लिया करता है, लेकिन जब उसके पेपर आया करते हैं तो उस टाइम पर 2 महीने के लिए वह काम नहीं कर पाता है और उन 2 महीने में उसकी माँ को उसके लिए और भी ज़्यादा पैसे भेजने पड़ते हैं। इन 2 महीनों तक जब उसके बेटे के पेपर होते हैं उस टाइम पर माँ को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दिन में एक टाइम खाना खाती है ताकि उसके बेटे के लिए पैसे जमा हो सके और फिलहाल वह साहूकार के पास भी नहीं जाती है, क्योंकि साहूकार ने भले ही उससे कह दिया था, लेकिन वह साहूकार के पास जाने से परहेज करती है, क्योंकि साहूकार ने एक बार उसकी मदद कर दी थी और शांति देवी बड़ी खुददार महिला थी। इसी वजह से वह दोबारा उसके पास नहीं जाती है और जैसे तैसे करके अपने बच्चे की फीस का इंतजाम करती रहती है। अब इसी तरह से समय बीतता रहता है और धीरे धीरे उसका बेटा फाइनल ईयर में पहुंच जाता है। अब जैसे कॉलेज के अंदर वह फाइनल ईयर में आया था तो उसी दौरान कॉलेज के अंदर कुछ कंपनियां आती हैं जो यहाँ से बच्चों को अपनी कंपनियों में अपॉइंट करने के लिए आई थी और यहाँ पर आकर वो इंटरव्यू लेने लगती हैं। अब जब रोहित ये बात देखता है कि यहीं से कंपनी आ रही हैं, उनको यहीं से ले जाएंगी और उसके बाद उनकी कमाई चालू हो जाएगी, यानी कि कंपनियां बच्चों को अपने पास रखा करती और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी उन्हें कुछ ना कुछ वेतन दिया करती। अब जब रोहित इन सब चीजों को देखता है तो वह सोचने लगता है कि मैं अभी से अगर इनमें से किसी कंपनी में लग गया तो मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी और उसके बाद मेरी माँ को वो काम नहीं करना पड़ेगा। यही बात सोचकर रोहित भी उन कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए तैयारी करने लगता है और दिन रात एक करके वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अब जैसे इंटरव्यू का दिन आता है तो रोहित भी सभी बच्चों के साथ इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाता है और वहां पर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कैबिन बने हुए थे, जिन सभी के अंदर उन बच्चों को बुलाया जाता और सभी से इंटरव्यू लिया जाता। इसी तरह से सभी लोग उन कंपनियों के कैबिनों में जाया करते और अपना अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकला करते। रोहित तय करता है कि उसे सभी कंपनियों का इंटरव्यू देना है, न जाने किस में उसका नंबर पड़ जाए। वहां पर इसरो के लिए भी इंटरव्यू हो रहे थे तो सभी बच्चे उस इसरो कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो रोहित भी उस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहां पर जाने के बाद इंटरव्यू लेने वाले उससे इंटरव्यू लेते हैं और रोहित सभी सवालों के सही सही जवाब दे देता है। इसके बाद जब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो 2 दिन बाद वो लोग बता देते हैं कि फलाना फलाना बच्चा हम लोगों ने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। बाकी सभी कंपनियों ने 2 दिन बाद अपना रिजल्ट घोषित कर दिया था, लेकिन इसरो का रिजल्ट आना भी बाकी था। तो रोहित के लिए 4 कंपनियों में दरवाजे खुले हुए थे और वह उनमें से किसी में भी जा सकता था, लेकिन अभी तक एक कंपनी का रिजल्ट आना बाकी था जो थी इसरो। इसरो के लिए वो तैयार था और वो सोच रहा था कि अगर इसमें नंबर पड़ जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप लोग नहीं जानते इसरो के बारे में तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, वहां के जो सामान बनाए जाते हैं, जो भी स्पेस का काम होता है, उन सभी को हमारे इंडिया के अंदर इसरो में ही किया जाता है। इसरो के अंदर रॉकेट लॉन्च वगैरह, जो भी चंद्रयान वगैरह, इन सभी के काम इसरो के अंदर ही किए जाते हैं। और यही कारण था जो रोहित उस कंपनी के लिए राह देख रहा था, क्योंकि वह काफी बड़ी कंपनी थी। अगर इसमें उसका नंबर पड़ जाता है तो पूरे इलाके के अंदर उसका नाम रोशन हो जाएगा और चारों तरफ लोग उसकी वाहवाही करने लगेंगे। अब 2 दिन बाद इसरो का रिजल्ट आना था और जैसे इसरो का रिजल्ट आता है तो पूरे कॉलेज के अंदर एकदम से हड़कंप मच जाता है। वहां पर सभी लोगों को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित का सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया है। अब रोहित जब इस बात को सुनता है तो पहले तो उसे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे
विश्वास करना पड़ता है कि चारों तरफ लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं और वह इसरो में सेलेक्ट हो गया है। यह बात कहीं ना कहीं रोहित के गांव तक भी पता चल जाती है और गांव के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग उसको लेने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से रोहित आने वाला था। इसके बाद रोहित वहां से अपने गांव आता है और गांव के अंदर जब सभी लोग उसको लेकर आ रहे थे तो उसकी मां का जो चाय का खोखा था वह रास्ते में रखा हुआ था और जैसे ही मां अपने बेटे के काफले को देखती है तो सोचने लगती है कि ये लोग कौन है और यहां पर इस तरह से क्यों आ रहे हैं। न जाने कोई लड़का कामयाब हो गया होगा, उसके स्वागत के लिए ये लोग गए हैं और उसको साथ लेकर आ रहे हैं। ऐसा सोचकर वह अपने काम धंधे में लग जाती है। लेकिन जैसे वो काफला शांति देवी के पास पहुंचता है और उनका बेटा रोहित उस काफले से निकलकर कहता है कि मां मैं कामयाब हो गया, तो मां एकदम से अपने बेटे की तरफ देखती है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि बेटा सच में तू कामयाब हो गया। तो बेटा अपनी आंखों में आंसू ले आया था, वह भी कहने लगता है कि हाँ मां मैं कामयाब हो गया और मेरा सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में हुआ है जिसके लिए ये लोग मुझे वहां से लेने के लिए आए हैं। इसके बाद रोहित नौकरी करने लगता है और नौकरी करने के बाद जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वह अपनी मां को लेकर साहूकार के पास पहुंचता है। वहां जाकर साहूकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया और आपकी ही वजह से शायद आज मैं कामयाब हो पाया हूं। अगर उस दिन आप इतने पैसे हमें एक साथ नहीं देते तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन आपने जो मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो साहूकार होता है वो कहने लगता है कि बेटा धन्यवाद तो तुम्हारा, तुम्हारी वजह से आज हमारे गांव को चारों तरफ लोग जान बैठे हैं और लोगों के बीच में हमारा गांव का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। इसके बाद दोनों माँ बेटे वहां से साहूकार के पैसे लौटाकर वापस आ जाते हैं और रोहित इसी तरह से मन लगाकर काम करने लगता है। उसने अपनी माँ का वह काम छुड़वा दिया है जिस काम के लिए कभी बचपन में वो शर्मिंदगी महसूस किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ रोहित की शादी एक अच्छी सी लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद जो रोहित की पत्नी होती है, रोहित अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें माँ की सेवा करनी है। रोहित ने पढ़ी लिखी पत्नी नहीं ढूंढी थी, उसने ऐसी गांव की लड़की ढूंढी थी जो लड़की गांव में रहकर उसकी माँ की सेवा कर सके, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत ज्यादा दुख झेले थे और इसी वजह से वह अपनी माँ को बिल्कुल खुश देखना चाहता था। गाँव के अंदर लोग रोहित की बार बार बड़ाई किया करते हैं और जब ये बातें रोहित की माँ शांति देवी तक जाया करती हैं तो वह अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस किया करती हैं कि मेरे बेटे ने सच में ही मेरा नाम रोशन कर दिया और भुला दिया मेरे सारे दुखों को। तो दोस्तों ये थी रोहित की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।